कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राजकुमार आज आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में जो नया टॉपिक है, हमारा टॉपिक है महिलाओं के अधिकार। तो महिलाओं के अधिकार में मेरा पार्ट 1 में आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, और आज हम बात करने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट, कानूनी अधिकार और वैधानिक अधिकार। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके जर्नलिस्टीज का, और प्री और मेंस दोनों के लिए, आईएएस पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए। आप कई बार ढूंढते रहते हैं ये अधिनियम, ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आ गई। मैं आपको इस वीडियो में बहुत धमाकेदार चीज़ देने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, आप देखिए वैधानिक अधिकार, महिलाओं को जो कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में बात करना है। देखिए, पार्ट हमने बात करी थी, महिलाओं को 2 प्रकार के अधिकार दिए गए, एक तो संवैधानिक अधिकार दिया गया, एक कानूनी अधिकार दिया गया। दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए और एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए। अगर आपको पिक्चर में सब साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोलूँगा, आप पूरे वीडियो को सिस्टमेटिक सुनिए और एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए, आपके फायदे की चीज़ है। देखिए, पहला हम बात कर रहे थे वैधानिक अधिकार की बात। अब वैधानिक अधिकार में पहला पॉइंट है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से, घरेलू हिंसा में क्या होता है, घरेलू हिंसा में बताऊंगा अभी आपको, महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब पति पत्नी या कोई स्त्री को या आप शोषण करते हैं। शोषण कैसा, सामाजिक शोषण, मानसिक शोषण, यौन शोषण और भावनात्मक शोषण, कटु बोलना, मारपीट करना, हिंसात्मक तरीके से उस पर क्रूर व्यवहार करना, गाली गलौज करना, ये सब किस में आता है, घरेलू हिंसा में आता है दोस्तों। तो ये अधिनियम बनाया गया 2005 में, ये कानून बनाया गया। हमें आपको बताया था कानून राज्य संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इन कानूनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्लियर, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम। इसमें किसी तरह का शोषण महिलाओं को होगा, यानी हिंसा होगी, घरेलू मानसिक शारीरिक यौन शोषण या मारपीट गाली गलौज, ये सब उसमें आता है 2005 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। निरोधक मीन्स रोकना, अनैतिक व्यापार रोकना। महिलाओं का अनैतिक व्यापार, यानी आप महिलाओं का व्यापार नहीं कर सकते। जैसे पहले दासों की तरह पहले सल्तनत काल और समय में दासों को खरीदा बेचा जाता था, स्त्री पुरुषों को बेचा खरीदा जाता था। अब आप ये अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते। 1956 का अधिनियम है ये। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। तीसरा है महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन प्रतिषेध अधिनियम 1986। समझिए, महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन अधिनियम, प्रतिषेध मीन्स रोकता है, प्रोहिबिटेड जानते हैं, रोकता है अधिनियम 1986। यानी अशिष्ट प्रदर्शन मतलब किसी फिल्म में, नाटकों में महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि कुछ महिला तो अपने फोटो खिंचवा देते हैं, बोल्ड तस्वीरें खिंचवा, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कोई व्यक्ति फिल्मांकन करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, अशिष्ट प्रदर्शन नहीं करेगा। ये अधिनियम आया था 1986 में। ठीक है दोस्तों, इसके तमाम चरण होंगे। चौथा है सती आचरण निवारक अधिनियम 1987। सती आचरण, सती प्रथा कब की समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई स्त्री, कोई महिला अपने पति के साथ इस टाइप से कभी सोच न सके कि सती आचरण कर, सती हम बन जाएंगे या हम सती टाइप का आचरण करेंगे या हम साथ में जल जाएंगे, ऐसा कुछ आचरण नहीं करेगा, अधिनियम आया है। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज के लिए भी बनाई है। उसमें क्या है दोस्तों, लेकिन जानते हैं आप दहेज की क्या कंडीशन है। दहेज प्रतिषेध में क्या है, शादी के पूर्व, यानी शादी होने के पहले, मतलब बाद में, शादी विवाह के बाद या विवाह से पूर्व दहेज लेने का प्रतिषेध किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1961 में कानून आया, अधिनियम बनाया गया कि आप शादी पूर्व मतलब शादी मतलब समझ रहे आप कि विवाह से पहले, विवाह करने से पहले भाई दो, या विवाह के बाद आप दहेज, नहीं तो दहेज एक्ट लग जाएगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। गर्भ का चिकित्सीय समापन से मतलब है दोस्तों कि किसी पंजीकृत
डॉक्टर के पास आप जा करके गर्भ का ये क्या नाम है चिकित्सीय समापन करा सकते हैं। जैसे किसी को बच्चे नहीं करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको समापन क्या कर सकते हैं, गर्भ का समापन एक एमबीबीएस डॉक्टर या कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर से करा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, 1971 में गर्भ का चिकित्सीय समापन आया 1971। आप समझ पा रहे हैं, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम, यानी आप बेटा बेटी का कोई भी जांच नहीं करा सकते। कन्या भ्रूण हत्या होते हैं ना कि बेटी है क्या करा दो, समापन करा दो, वो समापन नहीं होगा। तो प्रसव पूर्व, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम यानी लिंग चयन प्रतिषेध है। यानी आप तमाम डॉक्टरों के जाते हैं तो वहाँ साफ लिखा रहता है भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। यह अधिनियम आया था 1994 में। आपके सामने पेपर में आएगा लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, तो आप 1994 आप कूट मिलते हैं या आपको लर्न करने होंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम समझ रहे हैं दोस्तों, स्त्री और पुरुष, तो पुरुषों के बराबर स्त्री जो काम कर रही है उसको उतनी ही पारिश्रमिक दिया जाए, इसलिए हम संवैधानिक अधिकारों में पढ़ चुके हैं। पारिश्रमिक अधिनियम 1970, यानी जो मेहनत करेगा जितना काम करेगा पुरुष स्त्री को बराबर तनख्वाह दी जाएगी। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, मुस्लिम रीति से विवाह, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, यानी मुस्लिम रीति से विवाह का विघटन किया जा सकता है। मुस्लिम रीति से वो अपने विवाह का आपस में स्त्री पुरुष दोनों विवाह विघटन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये विघटन कर सकते हैं। 1939 का अधिनियम। मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकार संसद अधिनियम, मुस्लिम विवाह यहाँ भी अधिकार दिया गया कि मुस्लिम विवाह के जो विच्छेदन होता है उस पर भी अधिनियम आया कि 1986 संरक्षण अधिनियम, कि कोई महिला का विच्छेद हो जाता है तो उस पर भी सरकार, या जैसे कोई स्त्री को छोड़ दिया जाता है, विच्छेद हो जाता है, उसका भरण पोषण की सुविधा तो गवर्नमेंट द्वारा ये अधिनियम लाया गया कि उसके लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी 1986। क्लियर। पारिवारिक अदालत अधिनियम 1984। देखो भारत के संविधान में मैं संविधान पढ़ाऊंगा, जब उसमें जुडिशरी पढ़ाएंगे हम लोग, तो पारिवारिक अदालत, परिवार न्यायालय बने हुए हमारे, वहाँ पर परिवार न्यायालयों को महिलाओं की स्पेशल वरीयता दी गई है कि आप बिना वकील करे डायरेक्ट अपना केस लड़ सकते हैं, आपका भाई लड़ सकता है, आपके माता पिता आपका केस लड़ सकते हैं। तो पारिवारिक अदालत अधिनियम 1984, जो घरेलू हिंसा वगैरह का मैंने आपको बात करी 2005 में, तो इन अदालतों में डायरेक्ट आप केस कर सकते, पंजीकृत कर सकते हैं और डायरेक्ट केस अपना केस खुद लड़ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, आप कोई भी गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो 1860 के में दहेज, हत्या, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता, ये सब दहेज, हत्या, बलात्कार, नोट कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता में दहेज, हत्या, बलात्कार, दहेज, हत्या, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता, ये सब इसमें आता है। लेकिन इसी का आपने संशोधन अधिनियम लाए हम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। आपने देखा होगा दिल्ली में कितना बड़ा बवाल हुआ था, तो इनके तहत हमने नया कानून चेंज किया, अधिनियम चेंज करके लाए। वो था जैसे तेजाबी हमला, लड़की का पीछा करना, यौन उत्पीड़न, नग्नता, समझ रहे आप, तेजाबी हमला करना, यौन उत्पीड़न, नग्नता, पीछा करना, और लगातार किसी लड़की को 3 मिनट तक लगातार तकना, परेशान करना, कमेंट पास करना, ये सब आपराधिक कानून संशोधन 2013 में आ चुका है दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप। जो भारतीय दंड संहिता का क्वेश्चन भी आता है, भारतीय दंड संहिता का अपडेशन, संशोधन कब किया गया? 2013 में किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 में ये था दहेज, हत्या, बलात्कार, क्रूरता, लूट, यानी अपहरण, ये सब इसमें आता था। लेकिन इसमें चेंज किए गए और मतलब संशोधन करके चीज बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? ये तो थी तेजाबी हमला, लगातार लड़की को कमेंट पास करना, पीछा करना, यौन उत्पीड़न, नग्नता, ये सब इसमें शामिल किया गया दोस्तों। क्लियर। अगला है आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम
ये एक अधिनियम था 1973 का पुराना अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम। इसमें क्या था कि महिला को महिला पुलिस द्वारा ही पकड़ा जाएगा। अगर कोई घटना घटती है तो पुरुष कांस्टेबल महिला को नहीं पकड़ेगा, पुरुष महिला कांस्टेबल महिला को। और ये भी कहा गया कि एक पत्नी के प्रति व्यक्ति क्या रहेगा, अपनी मतलब एक पति अपनी एक पत्नी के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाएगा, प्रतिबद्धता रहेगा ना, यानी पत्नी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। जैसे 7 फेरे लेते हैं ना, उसमें कहते हैं ना पति पत्नी का प्रतिबद्ध का, वही है। ठीक है। अगला है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, यानी ईसाई से कोई भारतीय पुरुष शादी कर लेता है, वो भी अधिनियम 1872 में है। वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987। वैधानिक सेवा प्राधिकार यानी महिलाओं को निःशुल्क वैधानिक सेवा प्रदान की गई है, निःशुल्क वैधानिक। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये पुराना कानून हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर हमारे यहाँ भी संबंध विच्छेद हो जाना या अधिकार जो दिए गए हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर सब अधिकार दिए गए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या है, बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ की बेटियाँ बहनें इतनी अच्छी हैं कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा करती हैं कि हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। कारण आप जानते हैं, बेटियां पिता के प्रति, माता के प्रति जिम्मेदारियां वफादार होती हैं, भाई के प्रति। और देखो एक तरह से देखा जाए तो बेटियां की शादी होती है तो माता पिता भाई लग के इतनी बढ़िया करके शादी करते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं उनके शादियों में। फिर बहन भाई के पास समय समय पर आना, रक्षाबंधन, दौज, तमाम आप समझ रहे होंगे पूरी प्रक्रियाएं हैं। बहन को बुलाना, समय समय पर बहन के साथ, बहन के बच्चों की शादियों में भात वगैरह, तमाम दुनिया की आप भारतीय परंपराएं जानते हैं। तो बहनें इतनी अच्छी हैं भारतीय बहनें कि वो कभी हिस्सा नहीं मांगती। बहुत ही रेयर बहन होगी क्रूर, वो हिस्सा मांगेगी, लालची जिसे बोलते हैं। नहीं तो बहनें क्या हमारी इतनी अच्छी हैं कि वो कभी, लेकिन हमारे अधिनियम में, हमारे कानून में 1956 का जो कानून है उसमें पैतृक संपत्ति में बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। आगे समझे दोस्तों, वैधानिक अधिकार के हमने 17 पॉइंट अब तक पढ़े। आप एक एक पॉइंट को नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको ढंग से, है ना। और मैं आप चाहें तो लास्ट में वीडियो काटने से पहले मैं आपको पूरा एक बार जूम करके दे दूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं। आप चिंता न करिए, लेकिन एक एक पॉइंट आपके लिए मज़ेदार है, सीरियसली आप तैयार करिए। देखिए अगला 18 पॉइंट नंबर 18, खनन अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1948। ये खनन अधिनियम था दोस्तों 1952 में, खनन अधिनियम, और दूसरा इसके साथ अधिनियम था कारखाना अधिनियम। ये दोनों को जोड़ा गया, एक ही अधिनियम, मतलब जोड़ के गए। कारखाने में काम करने वाले, खनन अधिनियम, खनन में काम करने वाले लोगों के लिए ये निश्चित किया गया कि महिलाएं सुबह 7-6 बजे से लेके, मतलब सुबह 6 बजे तक से काम पे जाएंगी, रात को 7 बजे के बाद को, या शाम को 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, समझ दोबारा कोशिश करिए, शाम को 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक महिलाएं काम, रात्रि में काम नहीं करेंगी। ये इस अधिनियम में कहा गया महिलाओं के लिए। अगला महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग 1990 में बनाया गया कि ये आयोग बनाया गया, इसमें महिलाओं के लिए वैधानिक अधिकार, सुरक्षा रूपी सारे सुरक्षा उपयोगी सारे नियम कानून इसमें लाए गए। अगला कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निवारण अधिनियम 2013। ये भी 2013 में इसी के साथ आया था दोस्तों। 2013 वाला जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम हमने जो पढ़ा था अभी, भारतीय दंड संहिता 1860, उसी के आधार पर हमने पढ़ा था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम। ये 2013 में काम करते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न होता है, परेशान करते हैं, या काम ज्यादा कर रहा है तो उत्पीड़न किया जाता है, ये सब अधिनियम इसी के साथ, कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस। तो 2013 में आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में महिलाओं को जितनी मजदूरी को फिक्स किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी का मतलब फिक्स मजदूरी की गई कि ये मजदूरी न्यूनतम है, सबके लिए बराबर है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 तक
ये आपका नया मुद्दा है 2019 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। जैसे आप देखा होगा मुस्लिमों में तलाक 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 3 बार बोलने पर तलाक ऐसा माना जाता है, लेकिन इसको सुधारा गया, अधिनियम सही किया गया। इसका नया अधिनियम आया, इसमें तलाक 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 कह करके स्त्रियों को छोड़ नहीं सकते, तलाक विद्दत बोलते हैं उसको, तलाक विद्दत। तो इसके लिए प्रोसेस होता है कि आप 3 बार, इसमें नियम होता है कि 3 प्रोसेस में आप तलाक दे सकते हैं। सरकार ने, कानून ने कोई मना नहीं किया कि आप तलाक नहीं दे सकते हैं, आप उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन परेशानी है आपको। लेकिन ये नहीं गुस्से में तलाक तलाक बोल दिया और छोड़ गया, ये नहीं हो सकता, ये नियम कहीं भी नहीं है। तो ये तलाक विद्दत, ये कानून लाया गया कि आप ऐसे कानून, ऐसे तलाक बोल करके, तलाक शब्द को 3 बार बोल करके आप ऐसे नहीं कर सकते। अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1961 का एक मातृत्व लाभ अधिनियम, इसमें भी संशोधन किया गया दोस्तों, हाल ही में संशोधन किया गया मातृत्व लाभ अधिनियम में। इसमें सरकार द्वारा चेंज किए गए कुछ, 2017 में परिवर्तन किया गया, मैं बता दे रहा हूं आपको। 2017 में इसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन, अब ध्यान रखिए। 2017 में संशोधन मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का आया था। ये पहले क्या था, इसमें 5 पॉइंट है दोस्तों, समझ लीजिए। मातृत्व लाभ अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट में, पेपर में, प्री परीक्षा में, आईएएस में आ सकता है। पुराना अधिनियम क्या कहता था, 2 से कम बच्चों वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का मिलेगा, 12 सप्ताह, समझ गया। लेकिन नए अधिनियम में 2 से कम बच्चों वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया दोस्तों। और 26 सप्ताह में भी 8 सप्ताह प्रसव पूर्व और बाकी प्रसव बच्चे होने के बाद, समझ रहे हैं आप। तो 8 सप्ताह प्रसव पूर्व, कितने सप्ताह, 8 सप्ताह प्रसव पूर्व, उसके बाद बाकी। अगला नंबर 2 या 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाएं होती हैं, यानी कि 2 से अधिक है तो उसको नहीं ध्यान दिया जाएगा, अभी कोई नियम तो कानून तो है नहीं कि 2 बच्चे ही होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक महिलाओं के लिए 12 सप्ताह, इसमें 6 सप्ताह पूर्व, 6 सप्ताह बाद, प्रसव पूर्व 6 सप्ताह और 6 सप्ताह प्रसव बाद, ये था। 2 से कम वालों को ज्यादा सुविधा, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने का थोड़ा सा कोशिश की गई। दत्तक माता एवं कमीशन मां, दत्तक माता जानते हैं आप, जो मां 3 महीने का से कम का बच्चा अपने गोद ले लेती है, 3 महीने में, तो समझ रहे हैं आप, छोटा बच्चा, अगर वो बच्चा गोद ले लेती है कोई माँ, तो उसके लिए दत्तक माता, 3 महीने से कम उम्र का बच्चा कोई माँ अपने बच्चे गोद ले लेती है, इस पर बच्चे नहीं होते बेचारी, तो वो दत्तक माता बोली जाती है। और सुनिए, कमीशन माँ, सैरोगेट मदर, या जो जैविक वो होते हैं, भ्रूण को अपने पेट में पाल लेती हैं दूसरे के लिए, जैसे सैरोगेट मदर बोलते हैं, उनके लिए अवकाश 12 सप्ताह का दिया गया है, वही 12 सप्ताह वाला भी। ठीक है। अगला है 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य क्रैच की सुविधा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये बहुत मजेदार शब्द है क्रैच, इस पर मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा। क्रैच याद रखिएगा, मेरा एक वीडियो आएगा आपको इस पर पूरी क्रैच क्या होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए क्रैच की सुविधा, जो माएँ बच्चे वाली होती हैं उनको सरकार ने कई प्रतिष्ठान बना भी रखे हैं, मैं तो डिटेल बताऊंगा आपको। क्रैच होता है बच्चों को रखना, पाल पोषण करने की सुविधाएं होती हैं, वहाँ कुछ पैसा थोड़ा सा जाता है, गवर्नमेंट की सुविधा मुहैया है, या यहाँ जो कर्मचारियों प्रतिष्ठान में क्रैच सुविधा दी जाती है। अमेरिका वगैरह बहुत है, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाती हैं वहाँ पर, उसका लालन पोषण दाई वगैरह करती हैं। तो क्रैच होता है बच्चों को रखने की, संभालने की सुविधा है। जैसे हम गाँव में दादी अम्मा बाबा होते हैं ना, वो छोड़ जाते हैं कि चलो बाजार जा रहे हैं अम्मा रख लेना, वो क्रैच की सुविधा वहाँ ये दाई वगैरह होती है, ये सुविधा है। 50 से अधिक कर्मचारियों वाली जो फैक्ट्रियाँ होती है, प्रतिष्ठान होते हैं, वहाँ रखने क्रैच पर मैं एक पूरा वीडियो दूंगा दोस्तों जल्दी। तो ये हमारा एक मेंस का क्वेश्चन भी है बन रहा है क्रैच के लिए, और क्रैच का बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्रैच याद रखिएगा। संभव होने पर, अगला पॉइंट, संभव होने पर उद्यम द्वारा एक माँ को घर से काम करने की अनुमति, अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम, जैसे देखो संभव हो सके तो ऐसा तो कोई करता नहीं है, लेकिन आप देखिए अब कोरोना काल ने क्या कर दिया, आदमी ही वर्क फ्रॉम होम है, अब भी है, तो वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए। ठीक है। अगला अधिकार दोस्तों 24 नंबर,
वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, लेकिन मेनली 24 अधिकार है इसमें। 23 में 5 हो गए, 30 से ज़्यादा हो गए, लेकिन इसके अलावा 24 में कहा गया अन्य अधिकार और हैं। अन्य अधिकार कितने हैं देखिए, अन्य अधिकार कौन कौन से। अन्य अधिकार में पहला है राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, कोई क्रम नहीं है, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, भी आपके पेपर में खूब आते हैं। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, ये 1948 में आया था राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम। इसमें भी महिलाओं के लिए अधिनियम आया, दोनों के लिए। बागान श्रम अधिनियम 1951, यानी असम वगैरह के बागान, चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए श्रम अधिनियम आया है। अगला है बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन समाप्त करना, एबोलिश। तो बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है। अगला है विधिक व्यवसायी विधिक महिला अधिनियम, विधिक मतलब कानूनी जो काम करती है महिलाएं, वो अधिनियम 1923। जो पुराना अधिनियम दोस्तों, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बहुत पुराना है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ये भी पुराना अधिनियम चल रहा है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम में जैसे आप जानते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम में ऐसा हो जाता है कि कोई स्त्री तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है शादी कर लो, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या कोई भी कंडीशंस हैं, तो कहती है भाई आप शादी कर सकते हैं, तो वहाँ विशेष विवाह अधिनियम हो जाता है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969, विदेशी विवाह अधिनियम, विदेशों से विवाह का वो भी एक अलग कानून है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अगला है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1950। भरण पोषण का आपको देना पड़ेगा, आप किसी को तलाक लेते हैं अपनी पत्नी से, तो हिंदू एक्ट के आधार पर आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण भत्ता देना ही पड़ेगा। ये हो गया 1956, समझ में आया। तो आपको मैंने मोस्टली महिलाओं के काम, हमें भाई देखो, हमें कोई कोर्ट तो जाना नहीं, कोर्ट केस तो काम करना नहीं है, हमें कचहरी में कोई काम तो करना नहीं है, न्यायालय में जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना है। तो सारे मोस्टली मैंने महिलाओं को जो वैधानिक अधिकार है दोस्तों, ये हमने यहाँ इस बोर्ड पर अप्लाई करने की कोशिश की। देखिए मैं और आपको बता दूं, आप इन वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैं अभी इस कैमरे को नजदीक करके आपको कर दूंगा, जिससे आप आसानी से लिखने में कोई दिक्कत आए तो साफ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों तो देखिए, एक बार मैं आपको इसको सामने कर रहा हूं, सामने कर रहा हूं, इसको यहाँ सामने लाओ, सामने लाओ, ये आगे बढ़ा के लाओ। देख सकते हैं आप, मैं इसको धीरे धीरे जूम कर दे रहा हूं, उससे आप लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इसको चाह रहा हूं कि आप सही तरह से इसको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरी गुजारिश है, आप पर डे मेरी वीडियो मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब था, सर में दर्द ज़्यादा था, तो मैं नहीं डाल पाया। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेली मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, और जब फ्री होकर के टाइम निकाल के आप वीडियो सुने, जल्दबाजी में वीडियो नहीं सुने, पूरा सीरियस दिमाग हो, पढ़ने का मूड हो, उस समय आप वीडियो चालू करें और उस समय आप पढ़ें। उससे पहले वीडियो नहीं सुने, क्योंकि उससे आपको ना समझ में आएगा ना कुछ आएगा। आप 2 मिनट सुन के छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।